हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुग़ल सल्तनत का पार्ट नंबर 4। अगर इसके पहले के आपने पार्ट्स नहीं देखे जहाँ पे मैंने बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में डिस्कस किया था, तो आप परचम की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम अकबर के बेटे जहांगीर मतलब सलीम के बारे में बात करेंगे कि क्या इसकी पॉलिसी थी, इसने क्या काम किया, क्या इसका कंट्रीब्यूशन था, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं हम मुग़ल सल्तनत पार्ट 4 एम्परर जहांगीर के बारे में। अच्छा, अकबर के समय से ही बहुत प्रथा चली जा रही थी कि अकबर का भी राजपूतों के साथ एक वैवाहिक संबंध था। अकबर ने भी हरका बाई के साथ शादी की थी, जिनको आप जोधा बाई के नाम से जानते हैं, जो कि आमेर के राजा भारमल की बेटी थी। तो बहुत ही पुराने वैवाहिक संबंध जो हैं वो मतलब अकबर और राजपूतों के चल रहे थे। उन्हीं संबंधों को कंटिन्यू करने का काम जहांगीर ने भी किया था। जहांगीर का ओरिजिनल नाम जो था वो सलीम था, ठीक है। और जहांगीर का जो समय था वो 1605 से लेकर 1627 के बीच का रहता है। इनका जन्म जो है वो 31 अगस्त 1569 में होता है, ठीक है। 1569 में इनका जन्म होता है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे इनका जन्म होता है, मरियम और जमानी से, इसलिए इनका नाम जो है वो सलीम रखा जाता है। और मरियम और जमानी वही हैं जिनको आप हरका बाई के नाम से जानते हैं, जो कि राजा भारमल की बेटी हैं। तो फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम साहब चिश्ती की दरगाह भी है, उनके घर पर ही, उनकी दरगाह पर ही जो है वो इनका जन्म होता है, इसलिए इनका नाम सलीम पड़ता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये अपने आमेर के साथ या अपने राजपूतों के साथ संबंध को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और ये शादी करते हैं मानबाई के साथ। मान सिंह की जो बेटी होती हैं वो कहलाती हैं मानबाई। तो मानबाई के साथ 13 फ़रवरी 1585 में जहांगीर शादी करते हैं और जहांगीर उनको नया नाम देते हैं शाह बेगम। और इन्हीं शाह बेगम से उनको एक बेटा मिलता है जिसका नाम होता है खुसरो मिर्ज़ा, ठीक है। तो एक बेटा हो गया खुसरो मिर्ज़ा। हालांकि आपको पता है इनके हरम में बहुत सारी वाइफ हुआ करती थी, बहुत सारे लोगों से शादी किया करते थे, लेकिन हम केवल इम्पॉर्टेंट जो इनकी वाइफ हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मानबाई जिनका नाम था शाह बेगम, और उनसे इनको बेटा क्या हुआ, खुसरो मिर्ज़ा। साथ ही साथ ये इनकी एक और फेवरेट इनकी वाइफ थी जिनका नाम था राजपूत प्रिंसेस जगत गौसन बेगम। तो जगत गौसन बेगम जो है वो राजा उदय सिंह जी की बेटी थी। जो राजा उदय सिंह जो है वो मारवाड़ के राजा थे, राठौर ऑफ मारवाड़ थे। इनके साथ इनकी शादी होती है और इनसे भी इनको एक बेटा होता है जिसका नाम होता है खुर्रम मिर्ज़ा। तो खुसरो और खुर्रम दो इनके बेटे होते हैं बेसिकली। अब खुसरो और खुर्रम जो है वो दो बेटे हैं। सबसे पहले आगरा में खुसरो जो है लगभग 1606 के आसपास जो खुसरो है वो क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है, रिवॉल्ट कर देता है। तो खुसरो को कुछ समय बाद जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है, आगरा में बंदी बना लिया जाता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाते हैं और भागने के बाद लोगों को इकट्ठा करते हैं अपने समर्थन के लिए, है ना। अपने समर्थन के लिए लोगों को इकट्ठा करते हैं और जो सिखों के 5th नंबर के गुरु होते हैं, गुरु अर्जुन देव, वो भी खुसरो मिर्ज़ा को समर्थन करते हैं और ये लोग सभी जो हैं वो जहांगीर के खिलाफ रिवॉल्ट कर देते हैं। लेकिन जहांगीर इन्हें पकड़ लेता है और बाद में खुर्रम इनको मार देता है। तो इस तरीके से जो खुसरो मिर्ज़ा हैं इनकी डेथ हो जाती है। अब केवल बचा कौन है, खुर्रम। इसका ये मतलब हुआ कि अगला जो जहांगीर के बाद अगला जो व्यक्ति गद्दी पे बैठेगा वो खुर्रम है। बिल्कुल सही है, ये खुर्रम ही जो है वो शाहजहां के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जहांगीर के बाद गद्दी पे कौन बैठता है, शाहजहां, मतलब खुर्रम बैठता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगर इनका बात करते हैं राजा अमर सिंह के बारे में, तो मेवाड़ के राजा अमर सिंह होते हैं। इस पे जो है वो जहांगीर हमला करता है। किसके रिप्रेजेंटेशन में करता है, खुर्रम के रिप्रेजेंटेशन में करता है। तो राजा अमर सिंह जो है वो आत्मसमर्पण कर देते हैं, वो एकदम सरेंडर हो जाते हैं। तो उसी खुशी में जो खुर्रम है उसको शाह खुर्रम का टाइटल मिलता है। तो शाह का टाइटल कहाँ मिलता है, इसको मेवाड़ के समय इसको मिलता है। लेकिन फिर जैसे कि अकबर पहला मुगल सल्तनत का राजा था, तो दक्षिण भारत का अभियान करता है, जो कि साउथ इंडिया में जाता है, खानदेश, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर पे कब्जा करता है। तो उसी के अभियान को कंटिन्यू करने के लिए शाहजहां जो है वो खुर्रम को भेजते हैं। तो शाहजहां जब खुर्रम को भेजते हैं तो अहमदनगर जाते हैं। अहमदनगर का जो राजा है अहमदनगर पे कब्जा करते हैं। बीजापुर के जो राजा हैं आदिल शाह, उनसे ट्रीटी करते हैं। तो बीजापुर के जो राजा हैं आदिल शाह वो बहुत सारे तोहफे खुर्रम को देते हैं और खुश होकर शाहजहां भी जो है वो बेटे का टाइटल आदिल शाह को देते हैं, पुत्र कहते हैं, ठीक है।
पुत्र कहते हैं आदिल शाह को, तो बीजापुर के साथ हो जाता है। बीजापुर का जो वजीर रहता है उसका नाम होता है अंबर, मलिक अंबर, लेकिन वो इस संधि को, इस ट्रिटी को नहीं मानता है और विद्रोह कर देता है। तो वापस शाहजहां जो है वो खुर्रम को भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर पे कब्जा करके आओ। बिल्कुल खुर्रम ऐसा ही करता है, और खुर्रम जब ऐसा करता है तो शाहजहां का टाइटल उसको जहांगीर के द्वारा दिया जाता है। तो खुर्रम का एक्चुअल नाम, शाहजहां का एक्चुअल नाम क्या था? खुर्रम था। जहांगीर उसको टाइटल देता है जब दक्षिण भारत का विजय अभियान वो कंडक्ट कराता है। ठीक है, अब एक और इसकी वाइफ होती है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, नूरजहां, है ना। नूरजहां का एक्चुअल नेम जो है वो मेहरुन्निसा होता है। मेहरुन्निसा जो है वो नूरजहां का एक्चुअल नेम होता है। बेसिकली जो अफ़गान शासक होते हैं, शेर अफ़गान, उनकी वाइफ होती है। शेर अफ़गान की डेथ हो जाती है तो उनकी विडो होती है नूरजहां, जिसके साथ जहांगीर शादी करते हैं। नूरजहां जो होती हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं, इसलिए नूरजहां का टाइटल भी जहांगीर के द्वारा ही दिया जाता है। पहले इनको नूर महल कहा जाता है, बाद में इनको नूरजहां का टाइटल दिया जाता है। नूरजहां का मतलब होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और नूर महल का मतलब होता है लाइट ऑफ द पैलेस। तो पहले इनको नूर महल कहते हैं, फिर नूरजहां का टाइटल देते हैं कौन? जहांगीर। तो आप इनका फ़ोटो देख सकते हैं। अच्छा, इनके जो फादर होते हैं, नूरजहां के जो फादर होते हैं, उनका नाम रहता है मिर्ज़ा गियास बेग, और मिर्ज़ा गियास बेग को एतमिदुल्ला का टाइटल भी जो है वो जहांगीर के द्वारा दिया जाता है। और इनकी माँ का नाम रहता है अस्मत बेगम। तो अस्मत बेगम जो है वो नूरजहां की माता का नाम है। रोज़, गुलाब जो होते हैं, गुलाब से इत्र निकालना की जो मेथड है वो ईजाद किसने की है? अस्मत बेगम के द्वारा ही उसे ईजाद की गई है। ठीक है, अब नूरजहां के जो फादर हैं उनका नाम क्या है? तो मैंने बता दिया, मिर्ज़ा गियास बेग है। जहांगीर ने इनको एतमुदुल्ला कहा है, और एतमुदुल्ला का जो टॉम है, जो मकबरा है, वो नूरजहां ने बनवाया है। कहाँ पे बनवाया है? आगरा में। और वो पूरे तरीके से ताज में जो संगमरमर से बनी हुई इमारत जो है वो यही कहलाती है। तो भारत में निर्मित संगमरमर की पूरी पहली इमारत कौन सी है? तो एतमुदुल्ला का मकबरा है, जो कि आगरा में है, जो कि नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, तो नूरजहां बहुत पावरफुल हो जाती हैं क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, और इनका एक ग्रुप बन जाता है। उस ग्रुप में खुर्रम होते हैं, अस्मत बेग होते हैं, मिर्ज़ा गियास बेग होते हैं, और ये लोग ही रूल करना शुरू कर देते हैं। जहांगीर को एक लत लग जाती है, जो कि होती है नशे की लत, अल्कोहल कंज्यूम करने की। इसके कारण उनकी कुछ समय बाद जान भी चली जाती है। पूरी तरीके से जो कब्ज़ा होता है सल्तनत पे, वो कुछ समय के लिए नूरजहां के कंट्रोल में ही होता है। ऐसा बोलता है कि सिक्का जब प्रिंट होता है तो उस पर भी नूरजहां का नाम आने लगता है। इनफैक्ट नूरजहां जो इनकी शेर अफ़गान के साथ बेटी थी, उस बेटी की शादी भी जहांगीर के बेटे के साथ कर देती हैं। साथ ही साथ जब भी कोई भी सलाह मशवरा की ज़रूरत होती, कोई भी डिसीजन बनाने होते हैं, डिसीजन पास करने होते, तो उसमें भी नूरजहां की परमिशन ली जाती है। मतलब नूरजहां का वर्चस्व बहुत ज़्यादा हो जाता है मुग़ल सल्तनत पे। इस बात को भी याद रखना है। साथ ही साथ अब यहाँ पे 1600 में आप सभी जानते हैं, जब अकबर होते हैं ज़िंदा, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो ये लोग भारत आते हैं ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। उस समय ब्रिटिश के जो राजा हैं वो जेम्स फर्स्ट हैं। तो जेम्स फर्स्ट जो है वो विलियम हॉकिंस को भेजते हैं कि आप जाओ अकबर का लेटर लेकर, और जाके वहाँ से पूछ कर आओ अकबर से कि क्या वो हम व्यापार कर सकते हैं भारत में या नहीं। तो ये एक बहुत अच्छे सेलर होते हैं विलियम हॉकिंस, और ये अकबर का लेटर लेकर आते हैं। और जब वो भारत पहुंचते तो उन्हें पता चलता है कि अकबर की तो डेथ हो चुकी है 1605 में। तब वो किससे मुलाकात करते हैं? जहांगीर से मुलाकात करते हैं, और जहांगीर से परमिशन लेते हैं कि वो सूरत में अपनी फैक्ट्री बना के अपना ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं या नहीं। और बिल्कुल फ़ारसी भाषा का, पर्शियन लैंग्वेज का बहुत अच्छे जानकार होते हैं, अरबी भाषा को भी बोलते हैं। इसलिए जहांगीर विलियम हॉकिंस को फिरंगी खां या इंग्लिश खान का टाइटल देते हैं। तो इंग्लिश खान या फिरंगी खान का टाइटल विलियम हॉकिंस को दिया जाता है बाय द जहांगीर, और जहांगीर से ही इनको परमिशन मिलती है कि ये सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। ये जो दूसरे व्यक्ति दिख रहे हैं ये सर टॉमस रो हैं। ये भी सर टॉमस रो हैं जो जहांगीर के दरबार में आते हैं। ठीक है, तो सर टॉमस रो और विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आते हैं? तो ये दोनों व्यक्ति जो है वो जहांगीर के दरबार पे आते हैं।
जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत उदार होते हैं जहांगीर, बहुत उदारता का काम किया इन्होंने। इन्होंने जो कैदी थे उन्हें रिहा करने का काम किया। इन्होंने कहा कि रविवार को अकबर का बर्थडे होता है, तो रविवार को और गुरुवार को जो है वो जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ, तो रविवार और गुरुवार को पूरे के पूरे मुग़ल सल्तनत में मांस नहीं खाएगा, मांस को निषेध करता है ना। उसके अलावा जो दो अपराधी व्यक्ति होते हैं, अपराधी व्यक्तियों को उनके हाथ पैर काटने का निषेध कर देता है कि कोई भी हाथ पैर नहीं काटेगा। इसके अलावा ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना शुरू करता है, नूरजहाँ के साथ झरों का दर्शन भी करता है। तो बहुत ज़्यादा उदार नेता होता है, लेकिन उसके भी कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि जब खुसरो का रिवॉल्ट होता है तो उसमें गुरु अर्जुन देव उसको सपोर्ट करते हैं, तो ये गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दे देता है। ये सिखों के 5वें गुरु होते हैं। साथ ही साथ कुछ जैन कम्युनिटी के लोग भी जो हैं वो इनको सहायता करते हैं, तो पूरे की गुजरात की जो रीजन में जहाँ जैन रहा करते थे उनको बोलते हैं कि आप गुजरात से हमारी सल्तनत को छोड़ के चले जाओ। इसके अलावा ज्वालामुखी टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने का काम भी कौन करता है, इनके द्वारा किया जाता है ना। बहुत सारे ब्राह्मणों को दंड देने का काम भी इनके द्वारा किया जाता है। तो कुछ एक्सेप्शन भी हैं, हालांकि माना जाता है कि ये बहुत उदार हैं। बेसिकली जहांगीर का जो समय है वो पेंटिंग के लिए जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ और बातें कर लेते हैं। जहांगीर का जो समय है वो पेंटिंग के लिए जाना जाता है। अब जहांगीर उदार भी है और जस्टिस पे बिलीव करता है, तो इसने आगरा में जंजीर अदल लगवाया। तो सोने से बनी हुई एक जंजीर जो है वो आगरे के किले के पास लगवाई। इसका ये मतलब हुआ कि हम जस्टिस पे बात करते हैं। आम जनता जो है, जैसे कि दीवाने खास हुआ करता था अकबर के समय, वैसे ही आम जनता हमसे मिल सकती है, अपनी परेशानियों को रख सकती है और हम बिल्कुल उनको जस्टिस देंगे। तो जंजीर आदल की शुरुआत कराई। साथ ही साथ अकबर ने जो दिन्ने-लाही धर्म की शुरुआत की थी, तो दिन्ने-लाही धर्म में शुरुआत कैसे होती थी कि जिसको भी अडॉप्ट करना है तो वो जाता था और फिर उसको पदवी मिलती थी, वो दिन्ने-लाही धर्म को अडॉप्ट कर लेता था, तो उसको उसने ख़त्म कर दिया। तो दिन्ने-लाही खत्म को ख़त्म करने का काम किसने किया? जहांगीर के द्वारा किया गया, ठीक है। हालांकि जहांगीर ने भी अपने ही फादर अकबर के खिलाफ रिवॉल्ट किया था, विद्रोह भी किया था, ठीक है। अगली हम बात करते हैं मुग़ल शिप रहीमी के बारे में। तो ये जो रहीमी है उस समय की मुग़ल शिप थी और जो कि उस समय की सबसे बड़ी शिप मानी जाती थी। तो इसमें बहुत सारा सामान जो भरकर और बहुत सारे जो धर्म यात्री हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, वो इसमें भरकर मक्का मदीना की यात्रा पर जा रहे थे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 1498 की बात है। 1498 में वास्को डी गामा मतलब पुर्तगाल के व्यक्ति भारत आ चुके होते हैं व्यापार करने के लिए, और वो पूरे के पूरे इस अरेबियन सी वाला जो एरिया है उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं। तो कारतेज सिस्टम वहाँ पे लागू हो चुका है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये जहाज़ जा रहा होता है तो इस जहाज़ पर कारतेज भी वसूलते हैं और इस जहाज़ को स्टॉप कर लेते हैं। कौन? पुर्तगीज़। तो इससे ये काफ़ी नाराज़ होते हैं जहांगीर, और जहांगीर ने जो भी बहुत ज़्यादा जो प्रॉफिट इन लोगों को मिल रखा हुआ था, पुर्तगाल के लोगों को चर्च बना लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, फ्री ट्रेड कर लो, तो सब कुछ उसको सीज़ कर दिया गया उसके बाद। तो इन 1603 तो पुर्तगाल के द्वारा एक मुग़ल शिप जो है रहीमी, उसको सीज़ कर लिया गया था। उसमें काफ़ी सारा सामान था, बहुत सारे तीर्थयात्री थे। साथ ही साथ उसी जहाज़ में अकबर की जो वाइफ थी मरियम उर जमानी, मतलब सलीम या जहांगीर की मदर भी उसमें थी। तो उन सबको यहाँ पे रोकने का काम किया। तो पुर्तगाल से का जो यहाँ पे वर्चस्व है वो ख़त्म हो गया था जहांगीर के समय, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसलिए सूरत में परमिशन भी मिल गई थी अपनी फैक्ट्री को लगाने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे तुजो की जहांगीरी की बात करते हैं। ये पर्शियन भाषा में लिखी गई है और ये जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी, अपनी ही आत्मकथा इन्होंने लिखी है। तो जैसा कि मैंने कहा, दिन्ने-लाही धर्म को इन्होंने ख़त्म किया था और इन्होंने दू अस्पा सिन अस्पा नाम से एक नए सिस्टम की शुरुआत की थी, मतलब मनसबदारी सिस्टम को और आगे एक्सपांड किया था इन्होंने, ठीक है। चलिए अगली अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इनका जो समय है वो बहुत ज़्यादा रिच पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप एक जहांगीर की पेंटिंग देख सकते हैं जिसमें वो अकबर की पेंटिंग रखे हुए हैं, पोर्ट्रेट रखे हुए हैं। ये हसीम और अबुल हसन के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, इसको बनाया गया है। तो इनके दरबार में उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन दो पेंटर यहाँ पर रहा करते थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अब्दुल हसन और उस्ताद मंसूर किसके दरबार में, किसके कोर्ट में पेंटर थे? तो वो जहांगीर के दरबार में पेंटर के रूप में काम करते थे। साथ ही साथ अगर अकबर के मकबरे की बात करते जो कि सिकंदरा में है, उसको भी बनवाने का काम जो है वो जहांगीर के द्वारा किया गया था। ये इत्मिदुल्ला का मकबरा है जो कि नूरजहाँ ने बनवाया था, और एक संगमरमर से बनी हुई पहली मस्जिद आपको दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जहांगीर को गार्डनिंग का बहुत शौक था, तो उसने श्रीनगर में शालीमार गार्डन भी बनवाया था, ठीक है। इसने अपने टाइम में रेड सैंडस्टोन को रिप्लेस कर दिया था मार्बल से, और मार्बल कहाँ से आते थे? मकराना राजस्थान से ये मार्बल उस समय आया करते थे।
अब यहाँ पे बात करते हैं जहांगीर महल के बारे में। तो ये जहांगीर महल आपको मिलेगा ओरछा में देखने को। ठीक है, ओरछा जो है वो बुंदेलाओं की राजधानी हुआ करती थी और बीर सिंह बुंदेला जो है वो जहांगीर के बहुत अच्छे मित्र थे। तो बीर सिंह बुंदेला से मिलने के लिए जहांगीर आ रहे थे, तो इसलिए जहांगीर के स्वागत के लिए ये जहांगीर महल जो है वो ओरछा में बनवाया गया था। तो ये जहांगीर महल बनाने में 27 ईयर्स का समय लगा था, लेकिन इसको यूज़ केवल और केवल 1 नाइट के लिए किया गया था। एक रात यहाँ पर जहांगीर रुकते हैं और उसके बाद ये लाहौर की तरफ निकल जाते हैं और लाहौर जाते समय ही इनकी डेथ हो जाती है। इसलिए इनकी जो जहांगीर की जो टॉम है वो लाहौर में रावी नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगी। ऐसा बोला जाता है कि नूरजहाँ भी लाहौर में ही उनकी भी डेथ हुई थी। ठीक है, तो जहांगीर महल कहाँ है? ओरछा में, और ओरछा को अभी अभी यूनेस्को की सिटी भी डिक्लेयर की है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो जहांगीर जब कश्मीर से लाहौर जा रहे थे उस समय उनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद उनके जो बेटे होते हैं खुर्रम, जिनका नाम होता है शाहजहां, वो गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से जहांगीर का समय ख़त्म होता है और शाहजहां का समय शुरू होता है। जैसे कि जहांगीर पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं, वैसे ही शाहजहां जो है वो आर्किटेक्ट के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्ट भारत में बनवाए हैं। सो नेक्स्ट सेशन में हम बात कर रहे होंगे किसके बारे में? शाहजहां के बारे में। शाहजहां की जब बात होती है तो मुमताज़ महल की भी बात होती है और इनका जो एरा है वो 1628 से 1658 के बीच में चलेगा। तो वो अगला जो पार्ट होगा वो होगा मुग़ल सल्तनत का पार्ट नंबर 5, जहाँ पे हम शाहजहां के चीज़ों में डिस्कस करेंगे, उनके आर्ट, उनके आर्किटेक्ट, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय।